एक से ज्यादा फेज भी हो सकता है। आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। सर स्टेट में तो बस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की दृष्टि पर डिपेंड करता है ना, और फेज में तो नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम सब डिपेंड करता है। तो फिर एक स्टेट में दो से ज्यादा फेज भी तो हो सकता है। यस सर। एक स्टेट में दो से ज्यादा फेज नहीं हो सकता है। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, फिर से बोलो एक बार, क्या बोल रहे थे स्टेटमेंट? सर जैसे एक स्टेट तो मतलब जैसे सॉलिड एक स्टेट है, लिक्विड भी एक स्टेट है, पर फेज में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर सब डिपेंड करता है ना। तो अगर मोल्स भी चेंज हो गया और अब सॉलिड स्टेट में ही है तो फिर स्टेट तो सेम ही रह गया, पर फेज तो अलग हो गया ना। एक्चुअली देखो, स्टेट और फेज में खुद उतना ज्यादा कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं, मतलब हम लोग मैटर के टर्म में बात कर रहे हैं ना। तो स्टेट जो है किसी भी मैटर का, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, उसका स्टेट जो है वो किसी गिवन टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से होता है स्टेट। ठीक है, स्टेट जो डिफाइंड होता है हम लोग बोलते हैं किसी टेम्परेचर या प्रेशर पे डिफाइंड है। फेज जो होगा उसके मेनली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज या उस मैटर के प्रॉपर्टीज की वजह से जो अराइज होता है उसको हम लोग जनरली फेज बोल देते हैं। और स्टेट मतलब जो किसी भी गिवन टेम्परेचर या प्रेशर पे जो भी स्टेट होगा या फॉर्म ऑफ मैटर होगा उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है। मतलब फेज में देखोगे प्रॉपर्टीज पूरा थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे उसमें उस पूरे मैटर का या पूरे सब्सटेंस जो लियो उसका यूनिफॉर्म रहता है। और फिर स्टेट में देखोगे यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज नहीं हो सकता है, मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म। ठीक है, तो उसमें ध्यान देना, मतलब स्टेट जो किसी भी सब्सटेंस का स्टेट है ना, वो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे डिफाइंड होता है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि उसके प्रॉपर्टीज सेम होंगे या नहीं होंगे। तो ठीक है, तो इसी की वजह से ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है बस। एक जैसे देखो, कहीं भी फेज अगर बोला गया तो फेज बोला गया तो ये समझना कि उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के यूनिफॉर्म फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से उसको बोला जा रहा है। ठीक है, और स्टेट अगर बोला गया तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे जो फॉर्म है उसको स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा जनरली हम लोग दोनों को सेम ही यहाँ पे एज्यूम करके चल लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात? हेलो, किसी दिन इस पे डिटेल में कर लेंगे बात। ठीक है, तो अभी ये बस इतना बेसिक डिफरेंस इतना ही ध्यान रखना। अभिषेक समझ आया? यस सर। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस इतना बस ध्यान रखना कि स्टेट जो होगा किसी भी मैटर का फॉर्म है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, और फेज जो होगा वो किसी मैटर का फॉर्म है बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलो, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था ये सरफेस केमिस्ट्री में, बताओ तो। कैटालाइटिक पॉइजन। अच्छा, एक मिनट रुकना। कैटलिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना। ये सारा चीज बता दिए थे क्या? कैटलिस्ट का जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इंड्यूस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिसिस जो हम लोग टर्म्स पढ़ रहे थे, ऑटो कैटलिस्ट, इंड्यूस्ड कैटलिसिस, प्रोमोटर, एक्टिवेटर, ये सब हो गया था। यस सर। चलो, इसके बाद कैटलिस्ट का वर्किंग हम लोग देखते हैं, एक्चुअली कैटलिस्ट कैसे काम करता है। तो ये एक्चुअली कैटलिस्ट का वर्किंग जो है ना वो एड्सॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है,
तो हम लोग इसमें एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है, एड्सॉर्प्शन का ही थ्योरी है, मतलब एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है कैटालाइसिस में, ठीक है। एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो मेनली हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के केसेस में देखा गया ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी वैलिड होता है, मतलब इस एड्सॉर्प्शन थ्योरी वाला मैकेनिज्म फॉलो करके पूरा कैटालाइसिस प्रोसेस हो रहा है। तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है क्या एक्चुअली में, ठीक है। इसको पहले हम इसका स्टेप्स लिख देते हैं, ठीक है, कैसे ये होता है, मैकेनिज्म इसका क्या है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप्स है, ठीक है, तुम लोग ये साथ साथ ही लिख लेना। सबसे पहला जो है इसमें फर्स्ट स्टेप्स या फिर मैकेनिज्म एड्सॉर्प्शन थ्योरी का, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको, बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है। तो इसमें मैकेनिज्म में देखो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है ना, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज हैं वो सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट की तरफ क्या होता है, डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। डिफ्यूज होने का मतलब वो उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, adsorption of reactant molecules, adsorption of reactant molecules on the surface of the catalyst। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो फर्स्ट केसेस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस की तरफ डिफ्यूज हो रहे थे, और दूसरे केस में वो उसके सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप ये हुआ। थर्ड स्टेप में होता है ऑक्यूरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, occurrence of chemical reaction on the surface of the catalyst, on the surface of the catalyst, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, ठीक है। जैसे ही वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब हुए, वहां पे एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने से क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है, ठीक है, सॉरी डिसऑप्शन, डिसऑप्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है, रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। और नंबर 5 जो होता है ये क्या है,
हेलो, आवाज आवाज नहीं आ रहा है? सर आ रहा अच्छा, रुको 1 मिनट। कब से ये गायब था स्क्रीन? 5th पॉइंट जब सर स्टार्ट किए थे। अच्छा चलो ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है अभी? देखो, यस सर। चलो ये पांचों स्टेप लिखो, मैकेनिज्म, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ये कैसे होता है। लिख लिए? हेलो, यस सर। चलो, तो अब यहाँ देखो साफ साफ एक पैटर्न एड्सॉर्प्शन वाला दिख रहा होगा। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब कैटालाइसिस प्रोसेस में। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स थे उनका डिफ्यूजन होना स्टार्ट होता है। किसकी तरफ? कैटलिस्ट के सरफेस की तरफ। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे वो कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा स्टेप में एक केमिकल रिएक्शन होता है। किसके किसके बीच में? रिएक्टेंट्स के बीच में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन वो कैटलिस्ट के सरफेस में, कैटलिस्ट के सरफेस पे हो रहा होता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट का सरफेस भी वहाँ इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में। फिर फोर्थ क्या है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के बाद थर्ड स्टेप में देखोगे एक इंटरमीडिएट बनता है। फिर फोर्थ स्टेप में रिएक्शन होने के बाद वो इंटरमीडिएट जो बना वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स आए ना, उस रिएक्शन प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा है, डिसऑप्शन हो रहा है कैटलिस्ट के सरफेस से। मतलब कैटलिस्ट जो कंज्यूम हुआ था रिएक्शन में, वो कैटलिस्ट देखोगे अपने आप को रिकवर करता है, और रिकवर करने के बाद जो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ना, वो प्रोडक्ट देखोगे उस कैटलिस्ट के सरफेस से डिसऑप हो रहा है, मतलब उससे बाहर निकल रहा है और उसके सरफेस से दूर जा रहा है। ठीक है, और जैसे डिसऑप हो गया मतलब कैटलिस्ट का सरफेस क्या हो गया, पूरा फ्री हो गया। अब वापस से दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर आके एड्सॉर्ब हो सकता है, मतलब पूरा फ्री हो जाता है दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अटैक के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। तो फाइनल, जैसे फर्स्ट स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स द कैटलिस्ट सरफेस था, उसी तरह फाइनल स्टेप में क्या है कि जो प्रोडक्ट बना वो कैटलिस्ट के सरफेस से फर्दर दूर चला जाता है। ठीक है, अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो इसको अगर हम लोग पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखोगे ये इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लो ये कैटलिस्ट का सरफेस अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, ये इस तरह से ये कैटलिस्ट का सरफेस है। ये, ये कोई एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं कैटलिस्ट का, ये फ्री वैलेंसी है कैटलिस्ट का। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है हमारा A प्लस B, ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट स्पीसीज, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये जो है कैटलिस्ट का सरफेस है, कैटलिस्ट सरफेस। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, सबसे पहले इस कैटलिस्ट के सरफेस की तरफ डिफ्यूज हो रहा है। डिफ्यूज होने के बाद ये इसके सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। फिर एड्सॉर्ब होने के बाद क्या देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, एड्सॉर्ब होने के बाद ये ए और बी इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गया, तो कुछ इस टाइप का सीन आ जाता है। दिख रहा है ना स्क्रीन? देखो जल्दी से। हेलो, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलो, ये ए और बी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो थे ये इसके सरफेस पे, कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए। तो यहाँ पे ये है एड्सॉर्प्शन, इसके सरफेस पे आके एक्युमुलेट होते जा रहा है, तो एड्सॉर्प्शन ऑफ, ये है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए। अब सरफेस पे एड्सॉर्ब होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा रिएक्टेंट स्पीसीज के बीच में, और कैटलिस्ट के सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। तो इंटरमीडिएट में कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट के सरफेस पे ही रिएक्शन हो रहा है ना।
तो यहाँ देखोगे इंटरमीडिएट कुछ इस टाइप का बन गया। ये इंटरमीडिएट है, समझ रहे हो बात? इंटरमीडिएट के बारे में तुम लोग को बताए थे ना केमिकल काइनेटिक्स में, याद है? हेलो, तो ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में आपस में ये इंटरमीडिएट, और ये कैटलिस्ट का सरफेस भी इन्वॉल्व है अभी यहाँ पे, तो ये है इंटरमीडिएट, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले वाला जो होता है इंटरमीडिएट। अब उसके बाद क्या हुआ? इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या होगा? फोर्थ स्टेप में क्या है बताओ? फोर्थ स्टेप में अब तुम लोग को ये, हाँ, डिसऑप्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स। अब तुम लोग को ये बताए थे कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, बट रिएक्शन में वो कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इस रिएक्शन में देखोगे इंटरमीडिएट में जो भी कैटलिस्ट का सरफेस यहाँ पे यूज हो रहा है ना, वो देखोगे जैसे ही रिएक्शन प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन के जब बाहर निकलेगा उससे, तो कैटलिस्ट का सरफेस वो पूरा पूरा फ्री हो जाएगा। जितना कैटलिस्ट का सरफेस यूज्ड अप हो रहा था रिएक्शन में, वो देखोगे पूरा जब प्रोडक्ट बन के निकल गया तो देखोगे वो पूरा सरफेस जो है वापस से फ्री हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, डिस ऑप्शन होगा इसके बाद, डिस ऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के डिश ऑप्शन के बाद देखोगे यहाँ पे कैटलिस्ट का सरफेस वापस से क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। ये देखो मतलब जो इनिशियली था कैटलिस्ट वो पूरा अपने सरफेस को ये पूरा एक्वायर कर चुका है, ठीक है। मतलब जो इनिशियली था वैसा ही पूरा आ गया। अब ये कैटलिस्ट का सरफेस पूरा फ्री हो गया, मतलब ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल निकला यहाँ से प्रोडक्ट बना के, ठीक है। प्रोडक्ट मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना है ये हमारा प्लस ए और बी, ए बी आपस में रिएक्ट करके, ये पहले ए और बी अलग अलग था और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स था, और ये प्रोडक्ट बन गया, ए और बी आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिए, तो ये मान लेता है ये हमारा प्रोडक्ट है इस केस में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स देखोगे इस कैटलिस्ट के सरफेस से फ्री हो गए, फ्री हो गए तो ये हम लोग बोलेंगे डिस ऑफ हो गया, इससे बाहर निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस ऑप्शन हो गया और कैटलिस्ट का सरफेस वापस से रिकवर कर लिया वो। अब उस पे नया रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स जो है उस पे आके अटैक कर सकता है, उस पे आके एब्जॉर्ब हो सकता है, समझ गए? और फिर फाइनल स्टेप में क्या है, जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट का फर्दर डिफ्यूजन अवे हो गया कैटलिस्ट के सरफेस से, वो और फर्दर डिफ्यूज्ड हो गया, दूर जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये हमारा पूरा ओवरऑल प्रोसेस हो गया एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। समझ आया ये बात? सारा स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, यस और नो बताओ? हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है ना? बोलो समझ आया सारा स्टेप? कोई डाउट है इसमें किसी स्टेप में? बताओ, इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करने बोला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सब स्टेप को, और पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बेसिक सा है इसका रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देख लो किसी स्टेप में डाउट है क्या किसी को भी? हेलो, हेलो, नो सर, ड्रॉ कर लिए इसको पूरा? चलो, तो ये हो गया कैटलिस्ट हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस का एड्सॉर्प्शन थ्योरी, उसका मैकेनिज्म, ठीक है। वो कैसे कैटालाइसिस कैसे एक्सप्लेन होता है, मतलब प्रोसेस पूरा कैसे होता है, ठीक है। वो मैकेनिज्म हम लोग देख रहे थे कि एड्सॉर्प्शन को यूज करके कैसे पूरा कैटालाइसिस हो रहा है ना, उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ड्रॉ कर लिया इसको? हेलो, अभिषेक ड्रॉ हो गया? Yes, sir. चलो, अब कैटलिस्ट के ना, सॉलिड कैटलिस्ट जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट के देखोगे ना दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, ये जो सॉलिड कैटलिस्ट यूज हो रहा है,
ठीक है, इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होता है? तो इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स में देखोगे, सबसे पहला जो फीचर होता है कैटलिस्ट का, सॉलिड कैटलिस्ट का, ये होता है उसका एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट फीचर एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, बता सकते हो? एक्टिविटी, किसी भी कैटलिस्ट का एक्टिविटी। बोलो, किसी भी सॉलिड कैटलिस्ट का एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि उसका फंक्शनिंग कितना, मतलब कितने एक्टिव साइट्स हैं, मतलब कितने कैटलिस्ट के सरफेस पे। क्योंकि देखोगे यहाँ सॉलिड कैटलिस्ट जो यूज हो रहा है, अब कैटलिस्ट के सरफेस पे ही तो वो रिएक्शन होना है ना, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है। तो एड्सॉर्प्शन होने के लिए वो कैटलिस्ट का सरफेस एक्टिव साइट्स होना चाहिए वहां पे। ठीक है, अगर कैटलिस्ट का सरफेस वो एक्टिव साइट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा या एक्टिव साइट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे कैटालाइसिस प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। इसलिए एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो कैटलिस्ट का स्ट्रेंथ हुआ, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द कैटलिस्ट, कि कितनी आसानी से वो क्या कर सकता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करा सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। समझ आया बात? ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट का एक्टिविटी एक्चुअली क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ द कैटलिस्ट, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर सकता है। और फर्दर जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो उसके सरफेस पे केमिकल रिएक्शन अकर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा सकता है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी, किसी भी कैटलिस्ट का एक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ, अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिस ऑप्शन। समझ रहे हो ये केमिस ऑप्शन क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? एक्चुअली जो एड्सॉर्प्शन इसके सरफेस पे हो रहा है वो एड्सॉर्प्शन किस टाइप का है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है या केमिकल एड्सॉर्प्शन है, बताओ तो। यहाँ जो सॉलिड सरफेस पे हम लोग बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन का, वो किस टाइप का एड्सॉर्प्शन है, बता सकते हो? फिजिकल या केमिकल? केमिकल। केमिकल, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है ना कैटलिस्ट का, ये किस पे, किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ केमिस ऑप्शन, कि कितना एफिशिएंटली वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करा पा रहा है और फर्दर उनके बीच में रिएक्शन को वो फैसिलिटेट कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेना कि द रिएक्टेंट्स मस्ट get adsorbed strongly on the catalyst surface। ठीक है, तो ये हुआ कि जब तक वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है कैटलिस्ट के सरफेस पे स्ट्रांगली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा एक्टिव साइट्स होगा, हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि कैटलिस्ट के सरफेस पे जितना ज्यादा एक्टिव साइट्स होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो सकता है और फर्दर वो केमिसॉर्प्शन वाले प्रोसेस को वो फैसिलिटेट कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। इसमें दूसरा जो कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंट फीचर होता है ना, ये कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिविटी। ठीक है, सेलेक्टिविटी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कैटलिस्ट का। ठीक है, ये एक्चुअली प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करता है। तो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो एक ही रहेंगे, लेकिन कैटलिस्ट का सरफेस अगर चेंज होगा ना, अलग अलग कैटलिस्ट, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हम लोग सेम रख रहे हैं और कैटलिस्ट का सरफेस अगर हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, अलग अलग कैटलिस्ट का सरफेस को अगर यूज करोगे तो देखोगे उस केस में जो प्रोडक्ट आया ना, वो प्रोडक्ट भी डिफरेंट आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे एक्चुअली कैटलिस्ट का सरफेस एक मेजर रोल प्ले कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा।
रिएक्टेंट स्पीसीज हमारा सेम है, रिएक्टेंट स्पीसीज जो है वो सेम रहेगा। कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट में रिएक्टेंट स्पीसीज को फॉर्म करा सकता है, तो वो कैटलिस्ट का रोल है। ठीक है, तो अगर कैटलिस्ट का सरफेस, अलग अलग कैटलिस्ट का सरफेस अगर यूज करोगे सेम रिएक्टेंट स्पीसीज के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट जो है वो एंटायरली डिफरेंट आ रहा है। तो इस फीचर ऑफ कैटलिस्ट को बोला जाता है सेलेक्टिविटी। ठीक है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि द सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को वो डायरेक्ट कर सकता है, टू yield a particular product, to yield a particular product selectively, selectively, ठीक है, when under the same reaction, under the same reaction conditions many products are possible। ठीक है, जहां पे पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन सकता है, वहां पे कैटलिस्ट जो है वो रोल प्ले करता है कि किस प्रोडक्ट को फॉर्म कराना है, मतलब कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर कैटलिस्ट का सरफेस चेंज हो गया तो फिर दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको बोला जाता है सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के केस में एक सेलेक्टिव नेचर होता है उसका। ठीक है, सेलेक्टिव नेचर यहाँ पे हो रहा है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अंडर द कंडीशंस मेनी, अंडर द सेम कंडीशंस मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है हमारा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें देखोगे ना कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, अगर इसका निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, दिख रहा है स्क्रीन सबको? हेलो यस अभिषेक, दिख रहा है ना? यस सर। चलो अब देखो, रिएक्टेंट स्पीसीज यहाँ पे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है। तो अगर ये निकल के सरफेस पे ये रिएक्शन अगर कराओगे, निकल अगर कैटलिस्ट यूज करोगे, तो यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट जो बना है हमारा, वो प्रोडक्ट हमारा मीथेन गैस बनता है यहाँ पे। ठीक है, CH4 मीथेन गैस और प्लस H2O वाटर वेपर, मीथेन प्लस वाटर वेपर फॉर्म करता है। इसी केस में देखो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट हमारा सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, और यहाँ पे कैटलिस्ट हम लोग चेंज कर दिए, क्या कर दिए, कॉपर यूज कर लिए और ये जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम, जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये हम लोग कॉपर यूज कर रहे हैं। अब यही अगर रिएक्शन, रिएक्टेंट स्पीसीज सेम है हमारा, यही अगर रिएक्शन तुम कॉपर के सरफेस पे अगर कराओगे, तो कॉपर के सरफेस पे कराओगे तो देखोगे यहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट जो बनता है हमारा वो CH3OH मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का वेपर बनता है। तो यहाँ देखो रिएक्टेंट हमारा सेम है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम है, कैटलिस्ट का सरफेस चेंज होने से क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इसी फीचर को बोला जाता है सेलेक्टिविटी। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है सेलेक्टिविटी का, सेम रिएक्टेंट्स के लिए देखोगे, ये सिंपली CO और H2 गैस, यहाँ पे सिंपली अगर कॉपर के प्रेजेंस में करा दिया, ये जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड यूज नहीं किए हम लोग। ठीक है, सिंपली कॉपर के सरफेस पे कराओगे रिएक्शन विदाउट जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, HCHO। ये प्रोडक्ट कौन सा है, HCHO, इथेनॉल बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो देख लो इन तीनों केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इन तीनों केसेस में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिएक्टेंट स्पीसीज हमारा सेम है, बट कैटलिस्ट के सरफेस को चेंज करके, कैटलिस्ट का सरफेस जो है अगर वो चेंज करते जाओगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, वो प्रोडक्ट का नेचर भी क्या होते जाएगा, वो चेंज होगा। तो इस फीचर ऑफ कैटलिस्ट को बोला जाता है सेलेक्टिविटी। समझ आया बात? हेलो, यस सर तो ये ध्यान रखना, ये
एग्जाम में पूछा जाता है दो नेचर को एक्सप्लेन करने कैटलिस्ट का, इंपॉर्टेंट फीचर्स को। तो एक एक्टिविटी हो गया और दूसरा सेलेक्टिविटी हो गया। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स के साथ तुमको लिखना होगा। तो एटलीस्ट ये वाला एग्जाम्पल तुम लोग याद रखना। ठीक है, कैसे कैसे मतलब रिएक्टेंट स्पीसीज तो सब में सेम है, बस ध्यान रखना होगा कौन से कैटलिस्ट सरफेस में क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसको अगर एक्सप्लेन करने बोला जाएगा तुमको तो एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। देखना ये एनसीईआरटी में भी तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको याद रखना है एग्जाम्पल को। सर हाँ बोलो। सर अगर कैटलिस्ट सिलेक्टिविटी को भी फॉलो कर रहा है तो फिर कैटलिस्ट के डेफिनेशन में हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं कि कैटलिस्ट बस रेट ऑफ रिएक्शन को ही डिटरमाइन करता है? एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन, यहाँ वहां पे हम लोग दूसरे टर्म में ना बोल रहे हैं। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं वहां पे कि एक्चुअली कैटलिस्ट जो है यील्ड ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है ना, परसेंटेज यील्ड को वो वेरी नहीं कर सकता है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड को मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले वाले रिएक्शन में अगर 80% प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा था तो कैटलिस्ट यूज करने से क्या हो गया, वो 90% प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा, वैसा नहीं होता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट भले ही कैटलिस्ट करता है बट वो रिकवर हो जाता है वापस से। वो यील्ड ऑफ रिएक्शन को वो बताए तो थे तुम लोगों को कि कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम वाले जो भी वैल्यूज है उस पे कोई फर्क नहीं डाल पाता है। कैटलिस्ट मेनली क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होता है, वो फास्ट हो जाता है, रिएक्शन का स्पीड ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट का वही काम है, यहाँ पे प्रोडक्ट को वैरी करा सकता है वो, लेकिन प्रोडक्ट के परसेंटेज यील्ड को वो चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग बोलते हैं। और एक और चीज है यहाँ पे कि कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है कभी भी रिएक्शन में, ये चीज ध्यान देना। कैटलिस्ट जितना कंज्यूम हो रहा होता है वो वापस रिकवर कर लेता है अपने आप को। जो भी उसका सरफेस यूज हो रहा होगा रिएक्शन में, वो सरफेस वापस रिकवर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो वो उस रेस्पेक्ट में बोला गया है कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करता है, लेकिन वो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन को वेरी नहीं करा सकता है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड बोलने का मतलब कि वो प्रोडक्ट को ज्यादा फॉर्मेशन नहीं करा सकता है। प्रोडक्ट पहले जितना फॉर्म कर रहा था वो उतना ही फॉर्म करेगा। ठीक है, बट यस वो सर। कितना तेजी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है वो उसको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान यस। रखना। चलो, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, लिख लिया इसको। हेलो, हेलो, लिख चुके हो यस यहाँ सर। तक? चलो, अब नेक्स्ट है, इसमें देखोगे एनसीईआरटी में एक सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस सर आवाज नहीं आ रहा। सर बोल भी नहीं रहे।
आवाज आ रहा है क्या अभी? Yes, कृष्णा, यस आ रहा है। चलो। चलो ठीक है। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? देखो ये जस्ट एक स्पेशल टर्म है कैटलाइसिस के लिए। तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट यूज किया जाता है द कैटलिस्ट, इसको लिख लो, ठीक है। द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स on the pore structure of the catalyst, ठीक है, and the size of reactant and product molecules. Product molecules is known as, ठीक है, shape selective कैटालिसिस, ठीक है। मतलब शेप सेलेक्टिव, ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक पर्टिकुलर शेप के लिए ये वैलिड होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट में क्या होता है ना, कि जो कैटलिस्ट का सरफेस है ना वो एक्चुअली पोरस स्ट्रक्चर होता है, पोरस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो हनीकॉम स्ट्रक्चर हम लोग उसको बोल सकते हैं। तुम बी का हाइव देखे हो ना, हनी बी का हाइव्स देखे हो? Yes, बी sir. का जो हाइव होता है वो देखे हो, पोरस स्ट्रक्चर होता है, वहां पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स। तो कैटलिस्ट का सरफेस को उसी तरह कंपेयर किया गया है कि वो उस तरह से पोरस स्ट्रक्चर होता है, और उस पोरस स्ट्रक्चर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पर्टिकुलर शेप होना चाहिए, तभी वो उसके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइप के स्पेशल कैटालाइसिस प्रोसेस के लिए ये यूज किया जाता है शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस, ठीक है, कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का शेप कुछ उस टाइप का होना चाहिए ताकि वो पोरस स्ट्रक्चर में फिट हो सके। वो जो कैटलिस्ट का पोरस स्ट्रक्चर है, उस पोरस स्ट्रक्चर में अगर वो फिट हो पाएगा, तभी वो पूरा कैटालाइसिस प्रोसेस जो है इफिशिएंट हो पाएगा, इफेक्टिवली काम कर पाएगा। तो इस टाइप के कैटालाइसिस प्रोसेस को बोला जाता है शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस, ठीक है। कि एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर शेप की वजह से जो कैटालाइसिस प्रोसेस अराइज होता है उसको शेप सेलेक्टिव बोला जाता है। तो शेप सेलेक्टिव का एग्जांपल, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये जियोलाइट्स होता है, ठीक है। जियोलाइट्स जो है शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और गुड शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम स्ट्रक्चर। ये जियोलाइट का स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी वजह से ये अच्छा शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस का एक एग्जांपल हो सकता है, कैटलिस्ट की तरह। मतलब ये जियोलाइट जो है एक शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही पोरस स्ट्रक्चर होने की वजह से ये अच्छा कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। जियोलाइट्स समझते हो? जियोलाइट्स एक्चुअली में ये क्या है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। मतलब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन देखोगे आपस में ये कनेक्टेड होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स इसको बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो वो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के एटम्स आपस में ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। और उसमें देखोगे बीच बीच में एक पोरस टाइप का, बीच बीच में पोर्स टाइप का डेवलप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरा उसका हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है या पोरस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको जियोलाइट्स एक्चुअली क्या है, ये हम लोग बोल सकते हैं इसको कि माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ठीक है, माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स विथ 3 डायमेंशनल, ठीक है, विथ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स। ये ध्यान रखना, नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स in which some silicon atoms are
replaced by aluminium atoms giving Al, ये पोर हो गया और यहाँ पे SI फ्रेमवर्क। एल्यूमिनो सिलिकेट्स होता है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का, इसको बोला जाता है, ये जियोलाइट्स है। अब एल्यूमिनो सिलिकेट फ्रेमवर्क, और ये जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें देखोगे वो पोरस स्ट्रक्चर होता है, माइक्रो पोरस स्ट्रक्चर, उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक अच्छा सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है। अब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो इसके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब होगा, उसका भी पर्टिकुलर शेप होना चाहिए जो कि इसके पोरस स्ट्रक्चर में फिट हो सके, ठीक है, तभी वो इफेक्टिव वहां पे एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है या कैटलाइसिस प्रोसेस होता है जो कि शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो इस टाइप के कैटलिस्ट को बोला जाता है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट का एग्जांपल क्या हो गया? जियोलाइट्स। जियोलाइट्स को बहुत जगह यूज भी किया जाता है, इसको देखोगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फिर ये अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा यूजेस है, तो यूजेस देखना, इसका एनसीईआरटी में दिया हुआ है जियोलाइट्स का, एक बार इसको रीड कर लेना। समझ रहे हो बात? एनसीईआरटी का लास्ट क्लास में तुम लोग को बोले थे पढ़ने। हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, अब स्क्रीन नहीं दिख रहा है, इससे पहले दिख रहा था। अच्छा, तुम लोग को वो जो पढ़े थे, बोले थे तुम लोग को पढ़ने के लिए, एड्सॉर्प्शन का पढ़े थे तुम लोग, एड्सॉर्प्शन के बारे में एप्लीकेशन वाला पार्ट जो पढ़ने बोले थे तुम लोग को, रीड किए थे? कौन कौन रीड किया था बताओ तो? यस सर। एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़े थे तुम लोग? यस क्या समझ आया कि नहीं? एड्सॉर्प्शन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? आया था सर। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन वाला पार्ट ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट जेईई मेंस में या नीट में भी इनफैक्ट पूछा गया है एप्लीकेशन वाले पार्ट से, ठीक है, तो एक बार उसको ध्यान रखना है। तो ये कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है, देख लो एक बार कैटलिस्ट का, इसमें कुछ है नहीं, बस एक शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, एक स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट होता है, इसलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। शेप की वजह से जो एक अलग टाइप का कैटलिस्ट डेवलप होता है, उसी को बोला जाता है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, कैटलाइसिस, ठीक है। इसका यूजेस एक बार देख लेना, एनसीईआरटी से दिया हुआ है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर अल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है डायरेक्ट गैसोलीन में, मतलब पेट्रोल में डायरेक्ट कन्वर्जन में यूज किया जाता है। तो मेनली इसका यूज जो होता है जियोलाइट्स का, वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में मेनली यूज है, ठीक है। यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हम लिख दे रहे हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ये क्या काम करता है? कन्वर्ट्स अल्कोहल्स इनटू गैसोलीन, ठीक है, गैसोलीन या फिर इसको पेट्रोल भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसमें देखोगे इसके बाद एंजाइम कैटालाइसिस है, एंजाइम कैटालाइसिस। तो ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है एंजाइम कैटालाइसिस। पढ़े हो तुम लोग एंजाइम्स के बारे में? बायो में पढ़े होगे एंजाइम्स के बारे में, पढ़े हो? Yes, sir. तो एंजाइम्स बेसिकली क्या है? एंजाइम्स भी एक तरह से कैटलिस्ट ही है, ठीक है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इफेक्ट करता है, इसलिए उसको हम लोग बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, बायो कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स जो है ना, बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में काम करते हैं, ठीक है, इसलिए इस एंजाइम्स को एक और नाम बोला जाता है बायोकेमिकल कैटलिस्ट, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। और ये पूरा जो फेनोमेनन होता है एंजाइम कैटालाइसिस का, जो पूरा प्रोसेस होगा, उसको क्या क्या कहलाया जाता है? वो बायोकेमिकल कैटालाइसिस बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे तुम लोग एग्जांपल्स पढ़े हो गए, जैसे
पहले भी पढ़ रखे होगे ये एंजाइम्स के बारे में कि कौन कौन से रिएक्शंस जो है उसमें एंजाइम्स कैसे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे एक रिएक्शन तुम लोग पढ़े होगे, बहुत सारे रिएक्शंस हैं इसमें, देखो हम एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बायोकेमिकल कैटालाइसिस का, बायोकेमिकल कैटालाइसिस, इसमें मेनली एग्जांपल्स ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है। और कौन कौन से एंजाइम्स वहां पे यूज हो रहे हैं। सबसे पहला है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर के इन्वर्जन में देखोगे, केन शुगर के इन्वर्जन में क्या होता है, ये रिएक्शन तुम लोग को ऑलरेडी बता भी चुके हैं। ये वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और ये केन शुगर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, C6H12O6। एक ग्लूकोज बन गया, दूसरा फ्रुक्टोज बन गया। तो ये कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होता है बताओ तो। इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम याद रखना तुम लोग, इन्वर्टेज, ठीक है। यहाँ पे चलो इस कलर से लिख देते हैं इन्वर्टेज। तो एंजाइम का नाम याद रखना है कि कौन सा एंजाइम जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो पहला इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में जो एंजाइम यूज होता है ये इन्वर्टेज है। दूसरा एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये एक एक करके लिखते जाओ फटाफट। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसमें बताओ तो ग्लूकोज का कन्वर्जन इथाइल अल्कोहल में हो रहा है, कौन सा एंजाइम यूज होगा। जाइमेज। हाँ, C6H12O6। ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, C2H5OH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें देखोगे ये जाइमेस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। या फिर 3-4 रिएक्शंस तुमको दे दिए जाएंगे लिख के, 4 ऑप्शंस पूछा जाएगा और उस सब के ऊपर तुम्हारा लिखा रहेगा एंजाइम का नाम। पूछा जाएगा कि किसमें, किसी एक में गलत एंजाइम लिख के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो वैसे करके भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये ध्यान रखना है कौन से रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू माल्टोज। इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, स्टार्च इनटू माल्टोज, बताओ। स्टार्च का कन्वर्जन हो रहा है माल्टो, डायस्टेज। डायस्टेज यूज होता है, ठीक है। लिखते जाओ रिएक्शन। स्टार्च जो होता है C6H10O5, ठीक है। ये N नंबर, ठीक है। इसके नंबर्स यहाँ पे ये वैरी कर सकते हैं, बेसिक यही होता है। इसके नंबर्स और इंक्रीज कर सकते हैं। और प्लस N नंबर ऑफ H2O, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। और ये कन्वर्ट होता है किसमें, माल्टोज में, C12H22O11, ठीक है। ये N नंबर ऑफ माल्टोज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखोगे ये एंजाइम कौन सा यूज होता है, डायस्टेस, डायस्टेस एंजाइम, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज ये हो गया, डायस्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, ये तो हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ माल्टोज है, ठीक है, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। इसमें बताओ कौन सा यूज होगा, माल्टेज। माल्टोज, माल्टोज का ग्लूकोज में कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे माल्टेज यूज होता है, ठीक है। तो माल्टोज हो गया C12H22O11, ये एक्वस फॉर्म में है, प्लस H2O, वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, C6H12O6 में, ठीक है। यहाँ पे माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे माल्टेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है। ये माल्टोज से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ये माल्टोज है और ये ग्लूकोज। नेक्स्ट है, इसमें देखोगे
डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ तो यूरिया का डिकम्पोजिशन। अब यूरिया का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे ना, ये यूरिया का ये स्ट्रक्चर होता है, CO, नहीं पढ़े हो, NH2 ये यूरिया है। अब यूरिया का अगर डिकम्पोजिशन कराना है हमको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, ये यूरिया एक्वस फॉर्म में लेते हैं, H2O के प्रेजेंस में है। यूरिया का डिकम्पोजिशन कराना है किसमें, अमोनिया गैस और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है बताओ फटाफट। यूरियस, दिख रहा है ना सब। हेलो, यस सर। चलो, तो ये सब एंजाइम्स का नाम याद रखना, ये यूरियस एंजाइम हो गया। नेक्स्ट देखोगे हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, जो प्रोटीन्स जो हम लोग लेते हैं, प्रोटीन्स का देखो ना, इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होता है, पेप्टाइड्स में। ये तुम लोग पढ़े होगे बायो में, जो 11th में बायो नहीं भी पढ़े हो, 10th में ये सब पढ़ते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारा, इंटेस्टाइन में ये सारा रिएक्शंस हो रहा होता है। प्रोटीन्स का कन्वर्जन किस में होता है, पेप्टाइड्स में। तो इसको कौन सा एंजाइम इफेक्ट करता है बताओ तो, प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, कौन सा एंजाइम इफेक्ट, ट्रिप्टोस। पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, ये पेप्सिन एंजाइम यूज होता है जो कि प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। ये तुम लोग पढ़ रखे होगे, मिल्क को कर्ड में कौन सा एंजाइम बदलता है बताओ, मिल्क को कर्ड में कौन सा एंजाइम बदलता है, बोलो। हेलो, ये शायद लैक्टोबैसिलस। हाँ, लैक्टोबैसिलस एंजाइम, ठीक है, लैक्टो बैसिलाई एंजाइम, बैसिलस एंजाइम या फिर बैसिलाई एंजाइम, बैसिलाई मतलब ये प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, तो लैक्टोबैसिलस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। इसमें और भी एग्जांपल्स तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, देखोगे जैसे ये जो प्रोटीन्स फॉर्म हुए हैं ना, इस प्रोटीन्स को डायरेक्टली अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है, प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड, ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ये देखोगे तुम्हारे बुक में ये इस तरह से कुछ बना हुआ रहता है, प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन एंजाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, तुम लोग याद रखना है इसको, ठीक है, एटलीस्ट जितना हम लिखा है, शुरुआत का 5-6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में बदलना है या फिर प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में बदलना है, ये सारे एंजाइम्स पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन यूज होता है। तो इसको नोट करके एक जगह लिख लो। लिख चुके हो, यस और नो, हेलो। यस सर। अब देखोगे, अगर तुम लोग के पास एनसीईआरटी है क्या अभी सबके पास, बताओ तो। यस सर। यस सर। एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। इसमें देखोगे ना, क्या है वो, कैटलॉक मैकेनिज्म टाइप का होता है ये, या फिर इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म, देख रहे हो, लॉक एंड की शेप होता है उसका। यस सर।
हेलो, आ रहा है आवाज? यस सर। एनसीईआरटी सबके पास है अभी? एनसीईआरटी sir. बुक, एनसीईआरटी बुक में देखो ये मैकेनिज्म अगर देखोगे एंजाइम कैटालाइसिस का दिया, लॉक की मैकेनिज्म, कुछ लॉक और की टाइप का शेप बना हुआ है वहां पे, देखो तो। हाँ हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं उसको। उसमें Yes. जो एंजाइम देखोगे वो की शेप का होता है, और जो रिएक्टेंट्स है हमारा उसका भी पर्टिकुलर शेप होता है ना। वो जो एंजाइम वाला की बना हुआ है वो उस रिएक्टेंट का जो शेप है उसमें फिट हो पाएगा अच्छे से, तभी वो रिएक्शन इफेक्टिवली हो सकता है ना। यस और नो? देख रहे हो, ये एंजाइम प्लस ये ई हो गया एंजाइम, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट हम लोग यूज करते हैं रिएक्टेंट के लिए, सबस्ट्रेट, ये हमारा रिएक्टेंट्स है। तो ये दोनों, ये एंजाइम्स का शेप देखोगे वो की शेप का बना हुआ है ना? दिख रहा है सबको? हेलो, अरे रिप्लाई करो। Yes, sir. उसके बाद देखोगे वहां पे ये क्या हुआ, वो जो एंजाइम की शेप का एंजाइम है वो देखोगे उस सबस्ट्रेट में फिट हो गया। उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक इंटरमीडिएट बन गया एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बना, इंटरमीडिएट बना, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का फिर कन्वर्जन किस में हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोडक्ट में देखोगे जो हमारा रिएक्टेंट स्पीसीज है, प्रोडक्ट में बेसिकली ये क्या कर रहा है, वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, बायो एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, बड़े से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम लोग इनिशियली यूज किए थे वो देखोगे प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुआ तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में दो पार्ट में डिवाइड हो गया है वो, देख रहे हो? Yes, sir. ये यहाँ पे एंजाइम तो है, ये तो पूरा निकल गया, और प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। एंजाइम का सरफेस क्या हो गया, ये पूरा फ्री हो गया ना, ये एंजाइम पूरा फ्री हो गया, जितना मतलब वो यूज हो रहा था रिएक्शन में, फिर वापस जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो एंजाइम का सरफेस पूरा फ्री हो गया, फिर से वो फ्री हो गया, मतलब दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे वो जाके अटैक कर सकता है अब। ठीक है, तो यही ये पूरा मैकेनिज्म है, की लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं, उसके शेप की वजह से बेसिकली आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हो गया एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ठीक है, की के शेप का वो एंजाइम्स होता है जिसकी वजह से वो बताया गया है वो एनसीईआरटी में, वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। उसके बाद देखना यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है एंजाइम कैटालाइसिस का, ये इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम कैटालाइसिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, उसमें फटाफट एक एक करके पॉइंट बताओ तो। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम कैटालाइसिस का, बताओ। Most highly effective. हाईली एफिशिएंट होता है, मतलब ये हाईली एफिशिएंट। ठीक है, हाईली एफिशिएंट बोलने का मतलब क्या हुआ ना, जो नॉर्मल कैटालाइसिस होता है ना, जो हमारे बॉडी में नहीं होते हैं, ठीक है, बाहर जो हम लोग नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट का बात करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में जब हम लोग बायोकेमिकल कैटलिस्ट के एक्टिविटी को जब स्टडी करेंगे ना या कंपेयर करेंगे दोनों कैटलिस्ट को, तो देखोगे जो बायो कैटलिस्ट जो हमारे बॉडी में जो कैटलिस्ट होता है ना, उनका एक्टिविटी देखोगे मच मच बेटर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कैटलिस्ट। ठीक है, कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो होता है ना बहुत ही हाईली इफेक्टिव होता है, हाईली एफिशिएंटली वो काम कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक बार में इफेक्ट कर सकता है वो। ठीक है, एक बार में वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है प्रोडक्ट में। तो इसलिए हम लोग जो इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ जो बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है वो नॉर्मल कैटलिस्ट से बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट है। दूसरा हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है, हाईली स्पेसिफिक नेचर। हाईली स्पेसिफिक नेचर का मतलब क्या हुआ, बताओ। कि एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर मतलब कैटलिस्ट ही यूज होगा, कैटलिस्ट अगर तुम चेंज कर दोगे तो देखोगे उस केस में हमारा प्रोडक्ट भी जो चेंज हो गया। ठीक है, वही सेलेक्टिविटी वाला जो बताया था ना तुम लोग को, वही वाला सीन है यहाँ पे।
कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर कराना है, मतलब हमको उस रिएक्टेंट से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर ऑब्टेन करना है, तो हमको वही वाला कैटलिस्ट यूज करना होगा। अगर कैटलिस्ट अलग यूज कर लोगे तो जो प्रोडक्ट हम लोग ऑब्टेन करने वाले थे वो प्रोडक्ट अब ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन के लिए कोई एक ही पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जितने भी एक्टिविटी, Screen off करिए। हाँ, जितने जितने भी एक्टिविटी हमारे बॉडी में होते हैं ना, जितने भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होते हैं, वो सारा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में होता है। ठीक है, टेम्परेचर रेंज उसके लिए मैटर करता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो भी वो एंजाइम्स का एक्टिविटी देखोगे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया तो उसमें भी देखोगे एंजाइम का एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 393 से, सॉरी 298 से 310 केल्विन के बीच में होता है। मतलब, ठीक है, ये देख रहे हो 298 केल्विन से 310 केल्विन के बीच का ये, मतलब इस टेम्परेचर रेंज में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है, इफेक्टिवली ये काम कर सकता है। इससे अगर कम टेम्परेचर हो जाएगा और इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो देखोगे वो जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, तो हमारे बॉडी में देखोगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं उसके बाद। तो इसलिए ये जो होता है, ये टेम्परेचर रेंज जो होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर रेंज होता है। ठीक है, जिसमें कि एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा, मतलब एंजाइम्स जो कैटलिस्ट है वो बहुत ही इफेक्टिवली फंक्शन कर सकता है। जैसे टेम्परेचर होता है उसी तरह एक पीएच वैल्यू भी होता है, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच। ये जो ऑप्टिमम पीएच रेंज है ना, ये पीएच रेंज भी हमारे बॉडी का, ये सारे एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी का जो पीएच रेंज होना चाहिए 5 से 7, मतलब स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। देखोगे बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो हमारे बॉडी में, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना हमारे बॉडी में, यस और नो, पढ़े हो ये? हाँ सर होता है। तो वो डाइजेशन में जो हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखोगे कभी कभी अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो हमारे बॉडी का पीएच जो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो उस केस में देखोगे ये एंजाइम्स के एक्टिविटी जो होता है ना वो अफेक्ट हो जाते हैं, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो स्लाइटली एसिडिक एंजाइम्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए ऑप्टिमम पीएच जो होना चाहिए वो 5 से 7 के बीच का होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन नहीं चाहिए, स्लाइटली, थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन होना चाहिए, स्लाइट एसिडिक कंडीशन। तो ऑप्टिमम पीएच जो है ये 5 से 7 होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 298 केल्विन से 300 केल्विन के बीच का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे उसमें लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एक्टिविटी, increasing activity in presence of activators and coenzymes। coenzymes, coenzymes क्या हुआ, मतलब जो हम लोग वहां पे एक्टिवेटर्स के बारे में बात कर रहे थे ना, जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस कर रहा था, उसी तरह यहाँ पे कोएंजाइम्स है। कोएंजाइम्स क्या करेगा, ये एंजाइम्स के एक्टिविटी को एनहांस करता है। कोएंजाइम्स जो है वो डायरेक्टली हमारा कैटलिस्ट नहीं है, वो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस करता है, उसको कोएंजाइम्स बोला जाता है। तो मेनली जो कोएंजाइम्स होता है ना, वो देखोगे विटामिन जो हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली एक तरह से कोएंजाइम्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, विटामिन जो हम लोग इनटेक करते हैं वो कोएंजाइम्स की तरह बिहेव करता है। वो जो एंजाइम्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके एक्टिविटी को वो एनहांस करता है। तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कोएंजाइम्स, मतलब एनहांसेस द, यहाँ पे लिख सकते हैं एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, इसको कोएंजाइम्स बोला जाता है। तो जैसे हम लोग विटामिन लेते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेटल से अलग अलग विटामिन मिलता है हमको, आयंस हम लोग इनटेक करते हैं।
सोडियम आयन इनटेक करते हैं, मैंगनीज आयन इनटेक करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, तो पोटाशियम आयन इनटेक करते हैं। वो सारे मेटल आयंस जो है ना एक तरह से कोएंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। कोएंजाइम्स का काम क्या है, वो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स पहले से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके एक्टिविटी को एनहांस करना है, ठीक है। अब ये सारे जितने भी एंजाइम्स है ना, ये देखोगे इनहिबिटर्स और पॉइजन, मतलब कुछ पॉइजन अगर ले लोगे, पॉइजन मतलब क्या हुआ, पॉइजन वाला टर्म भी तुम लोग को बताए थे कि जो एंजाइम्स के एक्टिविटी को क्या करेगा, वो इनहिबिट। इनहिबिट करेगा। तो जैसे देखोगे अगर मान लो कोई ड्रग्स यूज करता है, तो ड्रग्स यूज करने से क्या होता है ना, वो डायरेक्टली एंजाइम्स को ही इफेक्ट कर देता है। ड्रग्स जो कोई भी ड्रग्स अगर यूज करोगे तो डायरेक्टली एंजाइम को इफेक्ट करता है। एंजाइम के लिए वो ड्रग्स जो है ना, वो एक तरह से पॉइजन की तरह काम करता है, वो पूरे एंजाइम के एक्टिविटी को पूरा खत्म कर देगा। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी ही हमारे बॉडी में अगर नहीं हो पाएंगे तो हमारे बॉडी का बहुत सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। बहुत सारे ऑर्गन देखोगे वो क्या इफेक्टिवली फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखोगे कि बहुत ज्यादा, जब कोई भी इंसान अगर बहुत ज्यादा ड्रग्स यूज करता है तो देखोगे उसका मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। सुने हो ना, बहुत सारे एग्जाम्पल न्यूज में आते ही है। फॉरेन वाला जितना स्टार्स होते हैं, सब सिंगर्स, रैपर, सब तो यूज करता है ड्रग्स। मेनली देखोगे उन लोग का अगर न्यूज पढ़ोगे तो 26-27 साल में देखोगे कोई डेथ हो रहा है, 28 साल में डेथ हो रहा है, तो वो ड्रग के ओवर यूज की वजह से होता है। ड्रग डायरेक्टली क्या कर रहा है, उसके एंजाइम्स को पूरा खत्म कर दे रहा है, जिसकी वजह से अंदर का जो भी सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स होने लगता है धीरे धीरे। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है डायरेक्ट, उसमें बचने का कोई भी सीन ही नहीं है, ठीक है। तो ड्रग्स का ओवर यूज होने की वजह से क्या होता है, वो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को पूरा खत्म कर देता है। वो उसकी तरह, मतलब एंजाइम्स के लिए वो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और उसके पूरे एक्टिविटी को वो खत्म कर देगा। तो फिर सारा ऑर्गन देखोगे धीरे धीरे वो कोलैप्स होते जा रहा है। समझ आ रहा है बात? तो ये था एंजाइम्स के बारे में या कैटालाइसिस के बारे में। ये पूरा जो प्रोसेस अभी हम लोग पढ़े हैं ये कैटालाइसिस है। तो लास्ट क्लास में भी इसके बारे में देखे थे। फिर आज हम लोग क्या किए, मैकेनिज्म पढ़े, कैसे कैटालाइसिस प्रोसेस होता है, फिर क्या क्या फीचर्स होते हैं इंपॉर्टेंट कैटालाइसिस के। उसमें एक्टिविटी आता है, फिर सेलेक्टिविटी आता है, फिर सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस के बारे में पढ़े हम लोग, फिर एंजाइम्स के बारे में पढ़े, ठीक है। एंजाइम कैटालाइसिस का मैकेनिज्म देख लेना, एनसीईआरटी बुक में है, वो डायग्राम बना हुआ है, लॉक टाइप का मैकेनिज्म होता है, लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या क्या इसका फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इसको रीडिंग दे लेना, एनसीईआरटी से एक बार रीड करोगे ऑटोमेटिकली सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार रीड कर लेना लाइन बाय लाइन, कि कुछ अगर कहीं छूट गया होगा तो एक बार उसको कवर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब इसमें मेनली दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दो मेजर पार्ट, एक एड्सॉर्प्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया है, दूसरा कैटालाइसिस हो गया। अब तीसरा जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट पार्ट इसका बचा हुआ है, इसमें देखोगे कॉलॉइड्स, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, ये लास्ट ही पोर्शन है कॉलॉइड्स के बारे में। तो ये कॉलॉइड्स के बारे में डिटेल में करना है, ठीक है। तो कॉलॉइड्स के बारे में तुम लोग 9th-10th में भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ के आए होगे ना, बेसिक पढ़ के ही आए होगे कॉलॉइड्स के बारे में, यस और नो? यस सर। उसका क्लासिफिकेशन तुम लोग पढ़ के आए होंगे, कितने टाइप्स के कॉलॉइड हो सकते हैं, अलग अलग, मतलब कॉलॉइड में दो फेजेस होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्शन मीडियम। तो उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के कॉलॉइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में करना है। कॉलॉइड्स का टाइप्स तो पढ़ेंगे ही हम लोग, फिर प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है, फिर कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं कॉलॉइड्स को, ठीक है, फिर कॉलॉइड्स का क्या क्या यूज होता है, एप्लीकेशन, और उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं कॉलॉइड्स के। तो वो सारा हम लोग डिटेल में करेंगे अगले क्लास में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलॉइड्स को। तो यहाँ पे दो मेजर पार्ट इसका कंप्लीट हो गया हमारा इस चैप्टर का, एक एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट था शुरुआत में और दूसरा कैटालाइसिस। तीसरा जो पोर्शन बच गया है वो कॉलॉइड्स वाला है, ठीक है। तो एक बार जहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं कैटालाइसिस तक, वहां तक एक बार रीडिंग मार लेना है एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके बाद कॉलॉइड्स के बारे में हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
प्लीज एनसीईआरटी से एक बार लाइन बाय लाइन रीड कर लेना, ठीक है? थोड़ा बहुत जो छूटा हुआ भी होगा वो कवर हो जाएगा एक बार अच्छे से। समझ रहे हो ना बात? उसको स्किप मत करना। Yes, sir. थियोरेटिकल चैप्टर है पूरा, क्योंकि बहुत बार देखोगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। जेई मेंस में, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। तो यही सारे चैप्टर्स होते हैं जो थियोरेटिकल चैप्टर होते हैं ना, उसको लाइन बाय लाइन रीड करना बहुत ही मस्ट है, ठीक है? तो एक बार रीड कर लेना तुम लोग, ठीक है? चलो चलो फिर तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग करते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, चलो।